बच्चों, गुड इवनिंग। की ऑफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट सेकंड बनाने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था आवेशों के बारे में। आवेश की कुछ जानकारी और बाकी रह गई, उसे आज हम चर्चा करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आवेश के बारे में शेष बची जानकारी। तो आवेश का जैसा कि हमने पढ़ा था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो ईएसयू और ईएमयू में अलग अलग होता है। आज हम बात करेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना आपको, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे, ना कि फेराड। फेराडे होता, और हमें यह भी पता होना चाहिए एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम आवेश होता है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है आवेश का सबसे छोटा मात्रक। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो वो होता है आपका फ्रैंकलिन या फिर स्टेट कूलाम। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? फ्रैंकलिन या फिर स्टेट कूलाम। और एक फ्रैंकलिन या फिर एक स्टेट कूलाम बराबर 1/3 गुणे में 10⁻9 कूलाम आवेश का मान होता है। ठीक, तो यहां से दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। एक फेराडे में कितना आवेश कूलाम होता है? एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम। और एक फ्रैंकलिन बराबर कितना होता है? तो 1/3 गुणे 10⁻9 कूलाम मान होता है। ठीक, तो ये हो गया आवेश के बारे में। सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? फेराडे। और सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? फ्रैंकलिन या फिर स्टेट कूलाम। इसके बाद ये वाला जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टेट बोर्ड में और फाउंडेशन में इसको पूछा गया है। इसको आप वेरी आईएमपी करके चलेंगे। और ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहला इसका कि अगर आपका आवेश विराम अवस्था में रखा हुआ है, तो विराम अवस्था में रखा हुआ जो आवेश होता है वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है बेटा? केवल विद्युत क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाएगा विराम स्थिति में रखा हुआ या स्थिर अवस्था में रखा हुआ जो आवेश होता है वह कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो हमारा जवाब क्या होगा? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अगर आपका आवेश एक समान चाल से, समान चाल या जिसे हम कह सकते हैं अत्वरित आवेश, जिसमें कोई त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। तो एक समान चाल से या अत्वरित आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो वो करता है आपका विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। ई बोले तो विद्युत क्षेत्र हो गया और बी बोले तो आपका क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वेक्टर ई और वेक्टर बी। तो एक समान चाल से या अत्वरित जो आवेश होता है वो आपका विद्युत क्षेत्र और साथ ही साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता? उत्पन्न करता है। तीसरा है कि अगर आपका आवेश असमान चाल से या फिर त्वरित आवेश है, तो त्वरित आवेश कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं या तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर वहां पर ऑप्शन हो सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है,
तो आप सभी को पता है कि ऑफ सक्सेस में मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों की बात करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आने के जिनके 100% चांस है, और यही आपको अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त करने में ये वीडियो आपको बहुत सहायता करेंगे। तो इसमें सबसे खास जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है जो विराम स्थिति में रखा हुआ आवेश वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समान चार्ज अत्वरित जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और असमान चार्ज यानी त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करेगा, तो या तो विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर आप कह सकते हो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो आज हमने पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा, फैराडे का आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर स्थिर अवस्था में आवेश है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, गतिशील आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा, और अगर त्वरित आवेश है तो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आवेशों के गुण। देखो बेटा, आवेशों के जो गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये कई प्रकार के इसके आवेशों के गुण होते हैं, जैसे कि आवेशों की योज्यता का गुण होता है, योज्यता का गुण। ठीक, दूसरे नंबर पे हम ले लें संरक्षण का गुण, आवेशों के संरक्षण का गुण। फिर हम बात करें तो आवेशों की निश्चलता का गुण, निश्चलता का गुण। और अगर हम बात करें चौथे नंबर पे तो आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक, ये चार प्रकार के बेसिकली आवेशों के गुण होते हैं। कौन कौन से, योज्यता का गुण, संरक्षण का गुण, निश्चलता का गुण, और एक और कौन सा हो गया, क्वांटमीकरण। इन चारों में अगर सबसे खास है, अगर इंपोर्टेंट की हम गिनती में बात करें जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो है आपका आवेशों के संरक्षण का गुण, इसको हम आईएम के लेके चलेंगे, और एक है आपका आवेशों के क्वांटमीकरण का गुण, इसको हम आईएम के लेके चलेंगे। ठीक है, तो संरक्षण का गुण क्या कहता है, तो सबसे पहले हम संरक्षण के गुण के बारे में बात कर लें, उसके बाद फिर हम आवेशों के क्वांटमीकरण के बारे में बात करेंगे, और जो अपना खास है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि इतना सारा लेके चलेंगे तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, तो इस वाले की ऑफ सक्सेस में केवल मैं आपको वही बातें बताऊंगा, वही क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा जिनके आने की पॉसिबिलिटी 100% है। तो आवेशों के गुण में हम सबसे पहले जो हमारा खास है वो है आवेशों के संरक्षण का गुण, आवेशों के संरक्षण का गुण। तो आवेशों के संरक्षण का गुण क्या कहता है कि अगर कोई विलगित निकाय, विलगित का मतलब क्या हुआ, ऐसा निकाय जिसके आसपास कोई अन्य निकाय उपलब्ध न हो जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले सके या फिर इलेक्ट्रॉन दे सके। तो अगर आपका निकाय कैसा भैया, विलगित है, ठीक है, अकेला है, जिसके आसपास और कोई निकाय नहीं रखा हुआ है, और उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो यह नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, जो कुल आवेश है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी विलगित निकाय के आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उसमें कोई आवेश हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर हम चाहें तो आवेशों का स्थानांतरण, ठीक है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवेशों के संरक्षण का नियम बताइए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर हम स्थानांतरण कर सकते हैं, केवल इतना अपने को लिखना है। ठीक, उसके बाद अगर आवेशों के संरक्षण का एक उदाहरण पूछा जाए कि उदाहरण सही समझाइए,
तो सबसे अच्छा और सबसे फेमस उदाहरण है कि अगर हम किसी कांच की छड़ को, अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, ठीक है, रेशमी कपड़े से, अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से अगर क्या किया जाए, रगड़ा जाए, तो क्या होगा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जो आपका रेशम का कपड़ा वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जितना धनावेश कांच की छड़ पर है, 2 धनावेश है, तो उतना ही ऋणावेश किसके ऊपर होता है, रेशमी कपड़े पर होता है। अगर इस पूरे निकाय का हम अभी भी कुल आवेश देखें, नेट आवेश अगर हम देखें संपूर्ण निकाय का, निकाय का मतलब जिसमें कांच की छड़ भी आ गई और रेशमी कपड़ा भी आ गया, तो हम क्या देखेंगे कि इसके ऊपर मान लो 2 कूलम है, तो इसके ऊपर क्या हुआ, -2 कूलम। लेकिन अभी भी नेट आवेश अगर हम निकाले तो +2 कूलम -2 कूलम इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 0। तो अभी भी हम क्या देखेंगे कि इसका जो नेट आवेश कितना है, 0 है। तो रगड़ने से पहले भी नेट आवेश कितना था, टोटल आवेश कितना था, संपूर्ण निकाय का 0 था, और रगड़ने के बाद भी अगर हम संपूर्ण निकाय का कुल आवेश देखें तो वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता, उसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर हम स्थानांतरित कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा आवेशों के संरक्षण का गुण का। अच्छा, इसके अलावा आवेशों के संरक्षण पर आधारित कई बार नीट की एग्जाम में, ठीक है, और स्टेट बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मान लो आपका यूरेनियम 92,238 है, ठीक, और इसमें से आपको थोरियम दे दिया, और यहाँ पर दे दिया आपको 90, और यहाँ पे दे दिया 234, और प्लस करके यहाँ पर x दे दिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिए गए समीकरण में आवेश संरक्षण नियम का प्रयोग करते हुए आपको यह बताना है कि x तत्व क्या हो सकता है, आवर्त सारणी में x तत्व क्या हो सकता है। तो देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को अपन कैसे हैंडल करेंगे कि यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि यह आपका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यूरेनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 92 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इसको थोरियम में तोड़ा गया तो थोरियम के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 90 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और यहाँ पर कितना है, 92। तो हमको x का ऐसा मान लेना है, ऐसा तत्व लेना जिसका परमाणु क्रमांक कितना हो, 2। तो हमें पता होना चाहिए कि 2 परमाणु क्रमांक किसका होता है, हीलियम का होता है, ठीक है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होगा, तो 90 + 2 कितना हो गया, ये आपका 92। तो तोड़ने से पहले भी कितना था, 92, तोड़ने के बाद भी अब कितना हो गया, 92 हो गया। तो इस तरह अपने को पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो x होगा वो आपका क्या होगा, हीलियम होगा, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है कि जो LHS तरफ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो RHS के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जितने भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की अब कमी हो रही है उस हिसाब से आपको वहां पर क्या लेना है, एक तत्व आपको लेना है जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ताकि Q = क्या हो जाए, आपका Q हो जाए, और यहाँ पर आवेश अभी भी क्या हो जाए, संरक्षित हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट की गिनती में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसे कोई से भी क्वेश्चंस दे दे
तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 92 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 92। अगर कहीं पे ऐसे ऑप्शन आ रहे कि 92 92 वाले दो ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर आपको द्रव्यमान संख्या मैच करना है कि यहाँ पर 238 है तो इधर भी कितना होना चाहिए 238 होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लेना कि जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे दो ऑप्शन आ रहे तो वहां पर फिर आप किसको मैच कर सकते हो, द्रव्यमान संख्या को मैच करके राइट आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके आवेशों के संरक्षण का गुण। अब अगला जो है आपका वो है आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक, आवेशों का क्वांटमीकरण। और बेटा आवेशों का क्वांटमीकरण क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ के ऊपर, हर एक पदार्थ के ऊपर आवेश होता है। ठीक, और वह जो आवेश होता है वो मूल आवेश, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ई आपका क्या है मूल आवेश है, या फिर इसे आप क्या कह सकते हो न्यूनतम आवेश भी कह सकते हो। ठीक, तो प्रत्येक पदार्थ के ऊपर जो आवेश होता है वो किस रूप में होता है, ये कहा गया आवेशों के क्वांटमीकरण में। तो आवेशों के क्वांटमीकरण कहता है कि हर एक पदार्थ के ऊपर आवेश होता है, लेकिन वो आवेश किस रूप में होता है, तो वो आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां पर ई क्या होगा मूल आवेश या फिर न्यूनतम आवेश, जिसको क्वांटा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, और एक क्वांटा या मूल आवेश या न्यूनतम आवेश, इन तीनों का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रत्येक पदार्थ पर आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन, जहां n क्या होगा स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्वांटित होती है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.1 या 3/2 इस प्रकार से नहीं होगी। ठीक, और ये क्या है वहां पर मूल आवेश न्यूनतम आवेश के क्वांटा। अच्छा, यहां से आपको एक ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए एक क्वांटा का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, तो आपको क्या कहना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक न्यूनतम आवेश या मूल आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, और जहां पर n क्या है स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये हो जाएगा आपका आवेश का क्वांटमीकरण। प्रत्येक पदार्थ पर आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होगी, और ऐसे भिन्नों में नहीं होगी जिनका भाग देने पर संख्या दशमलव में आती है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लें, आवेशों के क्वांटमीकरण से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो इसमें या तो आपको आवेशों के क्वांटमीकरण पर आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें Q बराबर एन ई प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल रहे हो तो जो चार्ज होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो तो वहां पर जो Q होगा वो किसके साथ होगा माइनस के साथ होगा। ठीक, अब आवेश के क्वांटमीकरण से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि किसी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा निम्नलिखित में से किस रूप में हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया मान लो आपको 1.1 ई, ऑप्शन दे दिया आपको 3/2 ई दे दिया। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया भैया 4 गुणे में 1.6 गुणे में 10⁻⁻19 दे दिया। ठीक,
और आपको चौथा दे दिया 3/5। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा किस रूप में हो सकती है। तो यहाँ देखो ये जो आपका 1.6 × 10⁻⁻19 है, ये आपका क्या है, E है। तो ये आपका 4E, ठीक। तो यहाँ पर जो 4 है ये n का मान है और n का मान कितना है, 4, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ये संभव है, लेकिन यहाँ देखेंगे पॉइंट में 1.1 इलेक्ट्रॉन, तो 1.1 कभी इलेक्ट्रॉन होता नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 होगा। इलेक्ट्रॉन क्वांटिक प्रकृति का होता है। जब 3/2 को आप दशमलव में चेंज करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.5 ही, जो कि संभव नहीं है, और 3.5 ही, ये भी आपका संभव नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि किसी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है वो इस रूप में हो सकती है, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपसे या तो Q देगा वो, और Q देने के बाद आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा और आपसे क्या पूछेगा, Q। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, इस वाले फार्मूले से। या तो वो Q देगा, N पूछेगा, या N देगा और क्या पूछेगा आपसे, Q पूछेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। आप कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने के, नहीं आए तो कमेंट्स में करके मेरे को बताइएगा, ठीक। मान लो कि किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेशित करने के लिए स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, क्या न्यूमेरिकल सर है का कि किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेश से आवेशित करना, वो आप धनात्मक करो या ऋणात्मक, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है। तो आपको स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉन, आप धनावेशित अगर आवेशित करना तो इलेक्ट्रॉन कितना बाहर निकालना पड़ेगा, अगर ऋणावेशित आपको 1 कूलम से आवेशित करना तो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले अपने को ये देखना कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो आपने को दिया है, क्या दिया गया, 1 कूलम आवेश, यानी Q का मान दिया हुआ कितना कूलम, 1 कूलम, और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको हम काई से दर्शाते हैं, n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। Q का मान दिया गया है, n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आवेशों का क्वांटमीकरण लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। प्लस माइनस वो देख लेना, प्लस कब लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, माइनस कब लगाना, जब इलेक्ट्रॉन देंगे। अब चूंकि Q बराबर कितना दिया गया है आपको, 1 कूलम, n का मान हमें ज्ञात करना, E का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका n, और यहाँ से फिर हम n बराबर 1 और E जो कि आपका मूल आवेश होता है, न्यूनतम आवेश होता है, जिसका मान कितना होता है, 1.6 गुणे में 10 की घात -19 कूलम, और ये आपका 1 कूलम से कूलम क्या हो गया, कैंसिल। इस n बराबर यहाँ से दशमलव हटाएंगे 10, बटे में कितना आएगा 16, और ये 10 की घात -19 को ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। एक जीरो इससे ले लो, तो एक जीरो इससे लेने पे क्या होगा कि n बराबर यहाँ आ जाएगा आपका 100, और यहाँ आएगा बटे में कितना 16, और इनटू में 10 की घात कितना बच जाएगा आपका 18। इस तरह से इसको जब 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 6.25 गुणे में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें एक किसी पदार्थ को 1 कूलम आवेश से आवेशित करना है, तो उसे आवेशित करने के लिए वहां से कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करना पड़ेगा, तो लगभग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 गुणे में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें स्थानांतरित करना पड़ेगा। अब अगर 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है तो इतना इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से बाहर निकालना पड़ेगा, और अगर आपको 1 कूलम आवेश से ऋणावेशित करना है तो इतने इलेक्ट्रॉन आपको लगभग उसको देने पड़ेंगे,
ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया जिसमें क्यू दिया था। इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल्स आता है पहले आप ये देख लो कि उसमें क्या दिया हुआ है, मात्रकों का ध्यान रखो, सभी एक ही सिस्टम में होना चाहिए, या तो एसआई में या फिर सीजीएस में। ठीक, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, कोशिश करिएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो इसे हम कल देखेंगे। आप कमेंट्स करके बताइए, अगर आपका कमेंट्स आता है कि ये सर नहीं हुआ तो ही मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं इसको कंटिन्यू आगे करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं लिख देता हूं जो कि आवेश की क्वांटमी करंट पर ही आधारित है। और ये है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में किसी बूंद पर 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उस बूंद पर आवेश की मात्रा क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में किसी बूंद पर कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उस बूंद पर आवेश की मात्रा क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, आप कोशिश जरूर कीजिएगा, नहीं होता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो बेटा इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ की ऑफ सक्सेस। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करें और भी अपने जो दोस्त लोग हैं उनको भी सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन दबाएं और मैक्सिमम जो भी कमेंट्स हो सकते हैं, आपकी जो भी शिकायत है, जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और कल हम इसी के आगे हम चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, उसमें आगे हम स्टार्ट करेंगे। और कल हम पढ़ेंगे कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की कितने प्रकार की विधियां होगी। और एक की ऑफ सक्सेस में मैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों की बात करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और जो आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर से आपको सक्सेस करेंगे। इस वजह से डेली आप इसको देखते रहिए, जो भी होमवर्क मिलता है वो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। इसी के साथ अलविदा, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे।